दरवाज़ा खोलो। लाइन बना दे, लाइन बनाओ, लाइन आ जाओ जी। अरे बाल वाली टोपी, अरे बाल वाली अरे ऊपर आएंगे पठान साहब। प्रेम विश्राम, प्रेम सावधान, प्रेम विश्राम, प्रेम सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
तब नहीं आ रहा नहीं अरे जो ठीक है चल जाओ ना तो बस इधर देखिए, इधर देखिए। और मेरे अजीज साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। आज हम सब यहाँ उस दिन की खुशी मनाने के लिए जमा हुए हैं जो हमारी तारीख का सुनहरी बाब है। हिंदुस्तान में आज़ादी की फिजा में पहली सांस ली। अहमद नदीम कासमी साहब कहते हैं, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे तो फसल गुल जिसे अंदेशे जवाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, ख़िज़ा को गुजरने की भी मजाल न हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल न हो। खुदा करे मेरे वतन भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की, जिसने सारी कायनात को बनाया और इस कायनात में इस खूबसूरत मुल्क को बनाया। सबसे पहले हाज़रीन मजलिस को और हमारे मुल्क के पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। मैं जो यहाँ खड़ा हूँ, जो इस कुर्सी पे बैठा हूँ, ये तो मेरी कोई मिसाल है कि मैं काफ़ी देर से देख रहा था, कुछ ज़्यादा ही तारीफ चल रही थी। ना तो मेरी कोई मिसाल है, ना मेरी कोई औकात है। ये तो मेरे रब का करम है और मेरे वालिदैन की परवरिश है, जिनका ये नतीजा है। आज इस मंच पर यौम आज़ादी के मौके पर मेरे साथ बैठे हुए वक्फ बोर्ड के मेंबर, बार काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट एयू पठान साहब, उसी तरह वक्फ बोर्ड के मेंबर मेरे कलीग जनाब एडवोकेट इफ्तिखार हाशमी साहब, डिप्टी सीओ मुशीर साहब और जनाब वकील संघ के अध्यक्ष जावेद देशमुख साहब और उनके सभी वकील साहब साथी, इस शहर के डॉक्टर अल्ताफ साहब, काजी सेवा संघ के सदर जनाब मोहम्मद शफी साहब और सामने बैठे हुए सभी भाई बुजुर्ग, दोस्त, हमारी बहनें और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे सब बच्चे, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि माफ़ी चाहता हूँ। और मेरे सब यहाँ के जो स्टाफ, जो कर्मचारी है, जो मेरी ताकत है, उन सभी का भी मैं इस्तेक़बाल करता हूँ और फिर एक बार यौम आज़ादी की सबको मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि अभी हमारे माजिद साहब ने बताया कि वक्फ बोर्ड
क्या है, वक्फ क्या है और उसकी हालत क्या थी और अब क्या है। हम लोगों ने, मैं और मेरी टीम ने ये कोशिश की है कि सबसे पहले जब हम मेंबर बने तो हमारा जो माजिद साहब ने जैसे बताया, पूरे महाराष्ट्र के लिए सिर्फ 34 लोग काम कर रहे थे। वजूद वक्फ का और वक्फ बोर्ड का मिटने पे आया था। तो जब हम आए तो हमारे सामने एक बड़ा टास्क था। सबसे पहले तो हमको हमारा वजूद बनाना पड़ा। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कुछ भी नहीं था, हमने सोचा कि मिल्कियत तो बहुत बड़ी है, क्योंकि आप सबको बताना चाहूंगा कि इंसान की अमीरी की पहचान क्या होती है। कोई इंसान अगर अमीर है तो उसको कैसे पहचाना जाता है? तो उसकी मिल्कियत से, उसके प्रॉपर्टी से हम पहचानते हैं कि ये इंसान अमीर है। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में हम कहते हैं कि हमारी कौम गुर्बत ज़दा है, लेकिन ये सोच हम अगर बदल सकते हैं तो हमसे ज़्यादा अमीर इस मुल्क में कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास मिल्कियत है, हमारे पास प्रॉपर्टी है जो हमारे आबो अरबा ने, हमारे बुजुर्गों ने हमारे कौम के मुस्तकबिल के लिए वक्फ किया। इस मंशे से वक्फ किया कि जो हमारे आने वाले दौर में हमारी कौम की हालत सुधारने में और बनाने में इसकी मदद हो सके। इसी मंशे को कामयाब करने के लिए हमने उस रुख में काम करने की सोचा। सबसे पहले हमने देखा काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है, पॉलिसी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। ये सारे चीज़ों का हमने प्लानिंग बनाना शुरू किया। सबसे पहले रिक्रूटमेंट की परमिशन के लिए गवर्नमेंट के पास गए। तो जब हमारी परमिशन गई तो 6 महीने तो हमारे फाइल को ही नहीं देखा गया गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ऐसी कोई परमिशन 70 साल में मांगी ही नहीं गई थी। वक्फ बोर्ड ये गवर्नमेंट का इदारा है, हमको लोगों को जाकर बोलना पड़ा, नहीं तो लोगों की सोच ऐसी थी कि वक्फ बोर्ड ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, मुसलमाना का कोई तो भी एक ऐसी संस्था है। इस इदारे को ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बॉडी है और ऑटोनोमस बॉडी है, सॉरी ऑटोनोमस बॉडी है, ये हमको बताना पड़ा। आज हम देखते हैं कि हमें हमारा हक लेना है तो हमें जद्दोजहद करना पड़ेगी। हमने गवर्नमेंट के पास गए, हमारे हालात बताए, हमने मदद मांगी, हमें थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन हमको रिक्रूटमेंट की परमिशन मिली। सबसे पहले हमने रिक्रूटमेंट किया, उसके बाद फिर हमने, जब हमारे पास लोग आए तो हमने ऑफिसेज बनाए। ऑफिसेज बनने के बाद हमने कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे लोग लिए। इस तरीके से जो 34 लोग माजिद साहब आपने जो बोले थे, हमारे 200 प्लस स्टाफ में कन्वर्ट हो गया। जब हमारे पास लोग आए तो हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहां पर मराठवाड़ा छोड़कर ऑफिसेज नहीं थे वहां पर ऑफिसेज बनाए। ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तब हमने काम करने की सोची। यहाँ पर मीटिंग्स पहले 2 महीने में, 4 महीने में एक बार होती थी। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, 2021 में जब मैं मेंबर बना तो मेरा मकान काजी नगर बीड़ में है और 2015 का हमारी मस्जिद का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग था, जो मैंने 2021 की जो मेरी पहली मीटिंग थी वो मस्जिद का रजिस्ट्रेशन किया, मतलब पूरे 6 साल के बाद। तो 5-5, 6-6 साल हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, तो डेवलपमेंट की तो बात ही दूर रही। उसके बाद हम लोगों ने इस डेवलपमेंट के लिए फिर कोशिश शुरू की। हमको एक स्टाफ मिला, ऑफिसर्स मिले, जिनसे हमको आइडियाज मिलते गए, हम लोग प्लानिंग करते गए और इस तरीके से फिर हमने डेवलपमेंट की सोची। और प्रॉपर्टीज जो मीटिंग्स टाइम टू टाइम लेना शुरू किया। यहाँ पर वकील साहब बैठे हुए, अराकीन की जानिब से आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ, आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रजिया सुल्तान उर्दू हाई स्कूल को यहाँ पर अली जनाब समीर काई साहब की जानिब से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, तमाम वक्फ बोर्ड के अराकीन की जानिब से। बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से विनर्स इंग्लिश स्कूल का भी यहाँ पर इस्तकबाल किया जा रहा है। मैं विनर्स इंग्लिश स्कूल के जिम्मेदारान से दरखास्त करूंगा
कि वो इधर देखिए। यस, ओके। जज़ाकल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके स्कूल को इसी तरीके से कामयाबी नसीब फरमाए। एक मिनट इधर आओ। जज़ाकल्लाह। इसके बाद जज़ाकल्लाह। इसके बाद में मराठवाड़ा महिला समाजकारी महाविद्यालय अल्तमश कॉलोनी के अन्निसा उर्दू हाई स्कूल इधर से और पीछे, हाँ और इस एजाज को कबूल फरमाए। औरंगाबाद बीएड कॉलेज, औरंगाबाद बीएड कॉलेज। नीचे नीचे आ जाओ बेटा। अल्लाह की दरखास्त करता हूँ कि तशरीफ लाए और इस एजाज को कबूल फरमाए। विजडम हाई इंटरनेशनल स्कूल। चलो बड़े नीचे नीचे आओ। रहबर है, हमारे कौम के जो रहनुमा हैं, जिनकी सरपरस्ती और जिनकी रहबरी में हम अपने काम करते हैं, जिन्होंने हजारों तलबा को दीनी बसरी तालीम से जोड़ा है और हजारों लोगों को हजारों बेहतरीन काम का हिसाब में किया है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। मैं काजी शेख अब्दुल्ला मिल्ली साहब और उनके तमाम ही रुफका, मौलाना अब्दुल कुद्दूस मिल्ली साहब और निजामुद्दीन मिल्ली साहब और तमाम ही अफराद से दरख्वास्त करता हूँ कि वो काजी साहब का इस्तकबाल फरमाए। ये सेट है। शाह साहब पीछे लो, हाथ पीछे लो। जी शुक्रिया। इसके बाद में मैं फातिमा गर्ल्स स्कूल के जिम्मेदारान से दरखास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाए और इस एजाज बोर्ड की जानिब से इस्तकबाल किया जा रहा है। मैं इधर आ जाओ। आपसे दरखास्त करता हूं कि उनके असातिज़ा को ये ट्रॉफी और गुलदस्ता पेश करें। इसके बाद में मैं तलत हाई स्कूल जुना बाजार के जिम्मेदारान से दरखास्त करता हूं। तलत हाई स्कूल जुना बाजार, तलत हाई स्कूल जुना बाजार, उनका इस्तकबाल चेयरमैन साहब और उनके तमाम। इसके बाद में औरंगाबाद मोबाइल भैया नीचे आओ। तलबा से दरखास्त करता हूं कि वो बोर्ड की जानिब से होने वाले जज़ा को कबूल फरमाए। औरंगाबाद पब्लिक हाई स्कूल। सरोज स्कूल नागसीन कॉलोनी, सरोज स्कूल नागसीन कॉलोनी को तलबा से दरखास्त है कि वो आए और काजी साहब की जानिब से होने वाले। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत सारे अहबाब है जो काजी साहब करता हूँ कि वो काजी साहब का इस्तकबाल फरमाए। इसी तरीके से औरंगाबाद सिटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद एहतशाम खान साहब से भी दरखास्त है कि वो काजी साहब का इस्तकबाल फरमाए। नासिक से, वैजापुर से, जालना से, अंबड़ से, नांदेड़ से, परभनी से, देगलूर से, सोलापुर, अलग अलग इलाकों से लोग आए हैं और तमाम काजी साहब का इस्तकबाल करना चाहते हैं। मैं तमाम आए हुए तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एडवोकेट नजम पठान साहब और उनके साथ आए हुए रुफका से दरख्वास्त कर रहे हैं। एडवोकेट जावेद देशमुख साहब और उनके साथ आए हुए तमाम ही रुफका चेयरमैन साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। साहब तशरीफ लाए, वो भी यहाँ पर काजी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। कोई स्कूल के अगर तलबा या असातिज़ा या उनका नाम लेना हमसे रह गया है, मैं माजरत चाहता हूँ, वो आकर यहाँ पर एंट्री करवाएं, इंशाल्लाह उनका भी इस्तकबाल किया जाएगा। अहम दरख्वास्त, आपने तो अभी तक यानी बात यूँ हो जाएगी कि आप समंदर में गए हैं और चुल्लू भर पानी लेकर वापस आ गए हैं।
इसलिए कि अभी असल इनामात की बारिश तो बाकी है। काई साहब की तकरीर के लिए सब लोग यहाँ पर जमा वाले हैं, उनसे प्रेरणा लेने के लिए हम तमाम को यहाँ पर बैठना है। इस तरीके से आप लोग करेंगे तो गलत। मैं बात कर रहा हूँ हमारे मोहतरम चेयरमैन जनाब समीर काजी साहब की, जिनकी 1 साल दौर क़यादत 5 अगस्त 2025 को मुकम्मल हुआ। ये 1 साल महज वक्फ बोर्ड की तारीख का एक सफा ही नहीं बल्कि मेहनत, ईमानदारी और विजन की एक रोशन दास्तान है। आपने इस 1 साल में तरक्की, शफाफियत और खिदमत खल्क की एक नई तारीख रकम की। किसी ने कहा कि ये इश्क नहीं आता बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आता बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जी हाँ मोहतरम हाज़रीन किराम, जब चेयरमैन साहब ने वक्फ बोर्ड में अपनी जिम्मेदारियां संभाली तो हालात आसान नहीं थे, लेकिन उन्होंने साबित किया कि अगर नीयत साफ और अज़्म व इरादे मजबूत हों तो बिजलियां खुद अर्श से रास्ता दिखलाती है। जी हाँ, इस 1 साल में आपने ऐसे मंसूबे और तरक्याती कामों की शुरुआत की जो न सिर्फ आज के मसाइल का सद्देबाब है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी कारगर व मुफीद साबित होंगी। वाज़ेह है कि मरकजी व रियासती हुकूमत के ताउन से हर जिले में 200 बिस्तरों के अस्पताल कायम करने का मंसूबा आपकी क़ियादत में परवान चढ़ रहा है। खासतौर पर भीड़ जिले में 750 बिस्तरों का बड़ा अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज का क़याम भी अमल में आ रहा है ताकि बासलाहियत तलबा को आला तिब्बी तालीम के लिए बाहर न जाना पड़े। साथ ही साथ खेलों के फरोग के लिए भी आपने एक बहुत ही तारीखी कदम उठाया है। भीड़ में आलमी मियार का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जिस पर 150 से 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो नौजवान खिलाड़ियों को जदीद सहूलतों और रहनुमाई फराहम करेगा। इसी तरह हमारे शहर औरंगाबाद में भी बैनुल अक़वामी फुटबॉल स्टेडियम और इंडोर और आउटडोर ओलंपिक स्टेडियम की तामीर का भी आगाज हो चुका है, जिसके लिए 200 करोड़ का मुजव्वज़ा बजट भी तैयार है। ये सिर्फ एक स्टेडियम या खेल का मैदान नहीं बल्कि नौजवानों के खौफ, उनकी मेहनत और उनके अज़्म को परवान चढ़ाने का प्लेटफॉर्म है। ये बात काबिल जिक्र है दोस्तों कि वक्फ बोर्ड की इंतजामी सलाहियतों को बरोएकार लाना और कामों में शफाफियत लाना एक दुश्वारकुन मरहला था। माजी में महदूद अमले और सुस्त रवि के बाद रुके हुए कामों को रफ्तार देने के लिए आपने 200 से ज्यादा नए ओहदों को पूरा किया। नाम पर शिकार हो रही है, उनको हम वन टाइम स्ट्रेंथन फंड देने वाले हैं जो 50,000 से 1 लाख तक का होगा। जो यहाँ पर अभी आयमा है जिन्होंने हमारा अभी इस्तेकबाल किया, पेश इमाम साहब और मोहजन साहब, जो खादी में मस्जिद के उस कैश वक्फ के अकाउंट में से हम उनको सैलरी देने का काम करेंगे इंशाल्लाह। और हम जल्द ही, मैं परसों हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को मिला, मैंने कहा कि हमको 50 बच्चों को स्कॉलरशिप देना है, 50 हमारे बहनों को जो है तो स्ट्रेंथन फंड का चेक देना है और इसके लिए उनको डेट मांगी। कुछ दिनों में ही हमको तारीख मिलने वाली है। तो सबसे पहला 70 साल में जो पहला काम होने जा रहा है हम शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। और हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी कमेटी बनेंगी। और मेरे पास जितने लोग ये कैश वक्फ को लेकर रिस्पांस दे रहे हैं, फोन कर रहे हैं, तो हमारे पास इतने दानी लोग हैं कि भाई कितना भेजना है, कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, इस तरीके के मुझे फोन कॉल्स आ रहे। मतलब क्या है कि हमने कोशिश करने की जरूरत है। कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास एक ताकत बनेगी। वक्फ बोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हम हमारे कौम का हर एक मसला हल कर सकते हैं। लेकिन हमने इस पर कभी सोचा ही नहीं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इससे आगे हम सोचेंगे। इस कैश वक्फ के जरिए से हम हमारे एजुकेशन को, हमारे बहनों को, हमारे आयमा को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, हमारे जो पर्सनल मसाइल है उसको भी मजबूत करने की हम एक कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ हमने बात की है। जो हमारा जो कज़ात का सिस्टम वक्फ बोर्ड के जरिए से चलता है, वैसे तो काजी का जो एक्ट है वो वक्फ बोर्ड से हटके है, लेकिन जो है एक मुस्लिम बोर्ड है, इसलिए वो काम हमारे पास दिया गया है। उसके लिए भी जो है तो एक नया जीआर आने वाला, कुछ ही दिनों में हमारी गवर्नमेंट से बात हुई है। तो उसके जरिए से वो जीआर आने के बाद जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का हर डिस्ट्रिक्ट में हमने ऑफिस बनाया है, जो पहले सिर्फ मराठवाड़ा में था, अब आज हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है। उसी तरह से दफ्तर काजी नाम का एक ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा। और उस दफ्तर काजी से हम उस शहर के जो उल्मा है, हमारे दीनी भाई है, जो हमारे इस्लामी स्कॉलर है, उसकी एक कमेटी उस दफ्तर काजी से ज्वाइंट रहेगी। और वहां से जैसे हमारे पहले चलता था, वहां से हमारे मुस्लिम भाई बहनों के जो भी मसले मसाइल है, भाई बहन का मसला होगा। सिर्फ शादी लगाना काजी का काम नहीं है, सिर्फ तलाक करना काजी साहब का काम नहीं है। काजी साहब का काम है हर चीज के मसाइल को इस दफ्तर काजी से, हम उलमाओं के जरिए से, उलमाओं के कॉपरेशन से, इस यहाँ से हम लोग जो है तो उन सब का मसला
भले कुछ भी हो, प्रॉपर्टी का मसला होगा, भाई बहन का मसला हल करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। उसके बाद भी अगर उनको इत्मीनान नहीं होता है तो वो कोर्ट चले जाएगा, लेकिन पहला प्लेटफॉर्म उसको एक अपना हक का मिलेगा, जो प्लेटफॉर्म पे जाकर वो अपने मसाइल को हल कर सकेंगे। तो इस तरीके से हम हर फील्ड में इस प्लेटफॉर्म से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा, मैंने जो बताया आपको कि हमें पहले वजूद बनाना पड़ा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ा। गवर्नमेंट ने आज तक, आपने बताना चाहूंगा मैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये हमारी पेरेंट बॉडी है। पेरेंट बॉडी मतलब हमारे जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे को पालना, अगर वो बीमार गिरा तो उसको हॉस्पिटल में ले जाना होता है, पेरेंट का ये काम होता है। लेकिन हमारे पेरेंट ने, उनके पास देखो बच्चा भी है तो उसको माँ से दूध पीना है तो पहले रोना पड़ता है, वो अगर रोएगा नहीं तो उसको माँ भी दूध नहीं पिलाती। उस तरीके से हमारे पेरेंट के पास हमको जाकर रोना पड़ा। जो 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ के ऊपर कभी उन्होंने हमको फंड नहीं दिया था, लेकिन हमने जाकर बताया, आप हमको पैसा देंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी पॉलिसी बताई, हमारी प्लानिंग बताई, हम इस तरीके से जिद किया। तो आज मैं आपको फख्र के साथ कहना चाहूंगा कि जितना पैसा इस साल आया है, शायद 70 साल का टोटल मारने के बाद भी नहीं, तकरीबन हमने 70 से 80 करोड़ रुपए, जो 2 करोड़ का बजट था गवर्नमेंट ने कभी नहीं दिया, 70 से 80 करोड़ रुपए अब तक ले चुका हूं मैं इंशाल्लाह। और मेरी मांगे की लिस्ट उनके पास पड़ी है। जब भी जाता हूं तो हमारे सीएम डीसीएम कहते हैं अभी क्या लिस्ट लेके आया तो पहली खत्म नहीं होती कि दूसरी लिस्ट में उनके हाथ में थमा देता हूं। कल ही हमने वर्क ऑर्डर दी, हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको सेव करने के लिए, उसका पोटेंशियल चेक करने के लिए जीआईएस मैपिंग, जो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल करने के लिए हुई थी, लेकिन ऑल महाराष्ट्र के लिए हमने वर्क ऑर्डर दिया, जो 22 करोड़ का टेंडर है। 15 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड की इमारत बनाने के लिए लाए। हमने सिर्फ वक्फ बोर्ड का ही नहीं सोचा, 15 करोड़ रुपए मौलाना आजाद के लिए भी, उसको हमारी वक्फ की जमीन दी, 15 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक आयोग के लिए भी। तो सारे माइनॉरिटी के पिलर में हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं इसको काम करने की। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये काम सिर्फ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के हैसियत का नहीं है, ये काम ना ही वक्फ बोर्ड के मेंबर का है, सिर्फ इसके लिए आप सबको इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। ये वक्फ, वन से वक्फ, ऑलवेज वक्फ, परमानेंट डेडिकेशन टू अल्लाह, ये डेफिनेशन समझिए। हम लोगों की कैफियत ये है कि वो प्रॉपर्टी है, वो जामा मस्जिद की है और उसके मुतवल्ली फला फला है, इसके लिए वो जमीन उनकी नहीं, वो जमीन अल्लाह की है, वो हम सब की है, वो कौम की है। उसके लिए हम सबको कोशिश करना पड़ेगा, उसके लिए डेवलपमेंट के लिए हमारे जो भी मुतवल्ली भाई काम कर रहे हैं उनको मदद करना पड़ेगी, उनको अवेयरनेस करना पड़ेगी, उनकी ताकत कहाँ कम गिर रही है। आज ऐसी हालत है कि उसकी प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए कोई आता नहीं, फिर उसको अवेयरनेस नहीं था, एक्ट में क्या प्रोविजन है, मेरे पावर्स क्या है, मेरे अधिकार क्या है, उनको भी हम ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे वक्फ में जितनी भी प्रॉपर्टी है, हम सब अगर वक्फ बोर्ड के साथ इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, जो हम सोच रहे हैं उसके कहीं हम आगे निकल जाएंगे। और हमें नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड अगर मजबूत हो गया और इसकी असल इनकम अगर हम जनरेट करने में कामयाब हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि हमको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और हमको पैसों की भीख मांगना पड़ेगी। हमें लगता है कि हमारा मुस्तकबिल हम खुद बनाएंगे इंशाल्लाह, और हम मेहनत से काम करेंगे। अभी हमने इस साल जो इस 15 अगस्त को हमारे यौम आज़ादी को मनाया है, एक कुछ अलग ढंग से एजुकेशन इदारे या हमारे जितने भी शहर के भाई है, दूर दराज से आए हुए हमारे जो भाई है, आइमा है, हमारे बहनें हैं, ये एक हमने कल्चरल, आज ही मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड के अंदर कल्चरल और चैरिटी का डेस्क नहीं था, वो डेस्क हम इस कल्चरल और चैरिटी का जो डेस्क है हम क्रिएट करने वाले हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं अनाउंस करता हूँ। इस तरीके से हम हर फील्ड में, हर शोबे में काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि ये ताकत हमें आपकी मिलेगी तो ये हम जल्दी से कामयाब करेंगे, क्योंकि ये अकेले समीर काजी का काम नहीं है, ना ही ये अकेले हमारे मेंबरान का काम है, ना ही हमारे स्टाफ का काम है, ये सब हम सबका, हमारी सब कौम का काम है। हम सब मिलकर इंशाल्लाह, मैं सबसे फिर एक बार यहाँ पर गुजारिश करूंगा कि हम सब मिलकर इस वक्फ के प्लेटफॉर्म को मजबूत करेंगे और हमारे तमाम मसालों को हल करने की कोशिश करेंगे। इतना कहकर मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। आया 6-6 महीने तारीख ही नहीं लगती थी, लेकिन हमने हर महीने का हर आखिरी जुमेरात एक हेयरिंग का रखा, ताकि हमारे वकील साहिबान को भी आसानी से वो उस केस की पैरवी कर सके और जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं उनको इंसाफ वक्त पर मिल सके।
उसके बाद हमने सोचा कि डेवलपमेंट, मंशाए वाकिफ क्या था। मंशाए वाकिफ के जो इंसान की ज़रूरतें होती है, अहम ज़रूरतें जीने के लिए जो लगती है, 4 ज़रूरतें हमने समझी, हेल्थ, एजुकेशन, रोजी रोटी, कारोबार और रिहाइश, मकान। ये चारों चीज़ें का तरतूत इस वक्फ एक्ट में की गई है। उस रुख में हमने अपना काम शुरू किया और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट से हमने हेल्प लेते गए। जैसे कि बताया, हमारा ऑफिस जल्द ही हम इंशाल्लाह ऑफिस हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर एक अच्छी आलीशान इमारत में, जिसका टेंडर निकल चुका है, जल्द ही उसका काम शुरू हो जाएगा। उस इमारत में हम शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हेल्थ में क्या कर सकते हैं, एजुकेशन में क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमने गवर्नमेंट के पास गए, हमने हमारी मांग रखी और पहले ही मांग में हमको एक महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को, जो हिंदुस्तान का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज खुलेगा, एजुकेशन इदारा हमको तुरंत दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की 60% की कंट्रीब्यूशन है उसमें और 40% की कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट की है। इस तरीके से हमें समझ में आया कि मांगने पे मिलता है, जिद करने पे मिलता है, तो हमने और मांगे रखना शुरू की और हमारे सर्विसेज को अच्छा करना शुरू किया। तो हमको लोगों से भी कोऑपरेशन मिला। जितने हमने सर्विसेज दिए, हमारे लोगों से वक्फ बोर्ड के तरफ आने का जो रुख है, एक हालात तो ऐसी थी कि लोग वक्फ बोर्ड से अपना रजिस्ट्रेशन निकालकर चैरिटी में जाना चाहते थे। ऐसा क्यों? तो आप देखते थे कि हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर कोई नागपुर से आदमी आता था तो वो शाम तक यहाँ बैठकर घूम फिर कर वापस जाता था, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिलती थी। लेकिन आज हमने हर कामकाज को डिस्ट्रिक्ट पर भेज दिया है। अब हेड ऑफिस पर किसी को भी आने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से लोगों के काम होने लगे तो हमारी इनकम भी बढ़ गई। जहां पर 4 करोड़ 5 करोड़ इनकम थी, 11 करोड़ हो गई। ये थोड़ी ना हमने किसी के जेब से निकाले, लोगों को सर्विसेज दिए, लोगों के काम किए, लोगों को भी डिसिप्लिन बताया, वक्फ एक्ट का मंशा बताया। आज हमारी प्रॉपर्टी इंक्रोच है, वो इंक्रोचमेंट से इलीगल कब्जे से निकालने के लिए हमने जो है तो लीगल डिपार्टमेंट को मजबूत किया। और उस तरीके से आज हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा 60% जो इंक्रोचमेंट है 4 साल में, भले उसको हमने कितना कम किया वो अहमियत नहीं, लेकिन 1% भी इंक्रोचमेंट हमने ये 4 साल में बढ़ने नहीं दिया। इतनी कामयाबी हमको मिली है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह 2 से 3 साल के अंदर हमारा ये इंक्रोचमेंट 50% हो जाएगा। जमीन हमने हमारी प्रॉपर्टी की अहमियत किस तरीके से होती है वो लोगों को बताई। आज हमारी प्रॉपर्टी लोग रेंट पे वक्फ एक्ट के लीज रूल के हिसाब से ले सकते, ये पता ही नहीं था। वो फ्री में लेना ही पसंद करता था। लेकिन आज हमने ऐसा माहौल पैदा किया कि हमारे कल 8 दिन पहले एक टेंडर हुआ, हमारी एक प्रॉपर्टी का 6 लाख रुपए का हमारा बेस प्राइस था और उसको 35 लाख रुपए बोली लगाकर वक्फ की प्रॉपर्टी लीज पे बोली लगाकर ली गई। ये क्या है? हमने हमारी अहमियत को बताया। साहब, आपकी अहमियत, आपका वजूद आपको साबित करना पड़ता है, वो कोई नहीं और बताता। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बिल्डर हूँ, रियल एस्टेट डेवलपर हूँ, तो मुझे प्रॉपर्टी की वैल्यू पता है कि प्रॉपर्टी से क्या हो सकता है और प्रॉपर्टी की कीमत कैसी बढ़ाई जाती है। आपको बताना चाहूंगा मैं फख्र के साथ कि मेरी कंपनी का नाम है काजी एंड संगानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। हमारा जो भी प्लॉट होता है, आपको बोलता हूँ, मेरे बाजू का प्लॉट अगर 1000 रुपये स्क्वायर फीट से बिकता है तो मेरा 1200 से बिकता है, सिर्फ ब्रांड के वजह से। क्यों? कि लोगों को यकीन है कि यहाँ पर 200 रुपये ज्यादा लेंगे, लेकिन ये सारे कागजात, इनका टाइटल अच्छा होगा। उसी तरह से हम जो है तो हमारे वक्फ बोर्ड का हमारा टाइटल अच्छा बनाने जा रहे हैं कि लोगों को भरोसा आए, अच्छे अच्छे डेवलपर आए। आप इससे समझ सकते हैं कि जिसका बेस प्राइस 6 लाख हो, उसकी बोली 35 लाख लगी, मतलब उसका भरोसा बढ़ गया कि मैं वक्फ प्रॉपर्टी लेकर भी कुछ डेवलपमेंट कर सकता हूँ। आज हमारा हाल ऐसा है कि अच्छा डेवलपर अगर हम इनवाइट करो तो वक्फ की प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। लेकिन हम आने वाले दिनों में ऐसे हालात पैदा करेंगे कि सबसे पहले अगर कोई डेवलपर चाहेगा हमारी प्रॉपर्टी को डेवलप करेगा। प्रॉपर्टी डेवलप होंगी, उसकी इनकम जनरेट होंगी। इनकम जनरेट होंगी, जो मंशाए वाकिफ ने जो इस मंशे के साथ वक्फ किया था, हमारे पास पैसा आएगा। मैं जिस मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात कर रहा हूँ,
हमने गवर्नमेंट से मांग कर लाया है, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारा डेवलपमेंट की तरफ इतना मजबूती से काम चालू है कि आसानी से हम खुद के पैसे से हमारे कॉलेजेस खोलेंगे, खुद के पैसे से हमारे एजुकेशन इदारे खोलेंगे, खुद के पैसे से हम हमारे बेरोजगारों को रोजगार देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि इसमें से इतना इनकम तो हम आसानी से जनरेट कर सकते हैं। बम्बई के अंदर, पूना के अंदर, नागपुर के अंदर, इन मेट्रो सिटीज में हमारी इतनी प्रॉपर्टियां है कि जिससे हम इतना इनकम जनरेट कर सकते हैं कि उसमें से सारे महाराष्ट्र का कामकाज चल सकता है। इसके लिए बंबई के अंदर जितने भी डिलैपिडेटेड कंडीशंस में बिल्डिंग है उनको डेवलपमेंट करने का प्लान हमने हाथ में लिया है, लेकिन टेक्निकल जो एक्ट के अंदर छोटे छोटे इश्यूज है वो हमको तकलीफ दे रहे हैं। इसके लिए हमने गवर्नमेंट से बात की है, जल्द ही हमारी मीटिंग होने वाली है। हमारे वकील साहिबान यहाँ पर बैठे हुए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेवलपमेंट के इश्यूज के वजह से हमारे ट्रस्ट को वक्फ से बाहर निकालने की लोग कोशिश कर रहे हैं। क्यों? कि उन्हें लगता है कि हम वक्फ में रहेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारे ट्रस्ट की डेवलप नहीं होंगी। लेकिन वकील साहिबान, मैं आपको और आपके जरिए से सबको ये भरोसा दिलाना चाहूंगा कि उन सबको आपके जरिए से रोकिए। मैं सबकी प्रॉपर्टी इंशाल्लाह मेरे कलीग्स के, मेरे स्टाफ के भरोसे पे इंशाल्लाह सबको प्रॉपर्टी को डेवलप करने का मैं वादा करता हूं कि सिर्फ डेवलप करने के डर से वक्फ से निकलने की बात न करें। इंशाल्लाह हम ये सारी भी कमियां हैं वक्फ एक्ट के अंदर डेवलपमेंट को लेकर, वो हम पूरी दूर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चारों पिलर जो मैंने अभी बताए, एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार और रिहाइश, ये चारों पिलर का हम इस वक्फ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से हम ये पैसा निकालेंगे और हमारे कौम के जो वाकिफ ने वक्फ किया है उस मंशे को जरूर इंशाल्लाह आप सबकी मदद से हम कामयाब करेंगे। दूसरी बात, जो वक्फ है ये सिर्फ प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है, हम कैश भी वक्फ कर सकते हैं। तो हमारे पास 70 साल में कैश वक्फ का जो अकाउंट भी नहीं खुला था, हमने जब 5 अगस्त को चेयरमैन के बने, उसके बाद हमारी नई टीम काम पे लगी। पहली मीटिंग में हमने डिसीजन लिया और कैश वक्फ का अकाउंट खोला। वो कैश वक्फ में हमारे पास आज भले अकाउंट्स में पैसे कम है क्योंकि उसके अवेयरनेस में, उसकी पॉलिसी बनाने में थोड़ा वक्त लगा हमको, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में हमारे पास ऐसी कमिटमेंट है उस कैश वक्त में से हम लोग हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको पीएचडी करना चाहता है वो बच्चा, तो उसको 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देने वाले। जो हमारी माँ बहन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जनाब काई साहब की तरफ से आए हुए तमाम ये मेहमानों का हुजूर इस्तकबाल करता हूँ और आप तमाम से दरखास्त करता हूँ कि इस अहम मौके पर काई साहब ने अपनी शिरकत यहाँ पर पेश की, इसलिए जोरदार तालियों से काई साहब का इस्तकबाल फरमाएं। हम तमाम जानते हैं हमारे मुल्क की सालमियत के लिए आज हमारा मुल्क आजाद हुआ था। हम तमाम जानते हैं कि हमारे अकाबरीन की कैसे कुर्बानी रही है। खुसूसन जिस मुनासिबत से हम तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, ये वक्फ बोर्ड है और वक्त की तारीख को आप तमाम लोग जानते ही हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम बेपनाह शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज हम तमाम को यहाँ पर बैठने की और यहाँ पर जमा होने की तौफीक नसीब फरमाई। आइए सबसे पहले मैं वक्फ बोर्ड के मेंबर अयूब पठान साहब के इस्तकबाल के लिए मैं अली जनाब काई साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अली जनाब अयूब पठान साहब का इस्तकबाल फरमाएं। बहुत शुक्रिया पर पहुंचाने में अपना सब कुछ वक्फ कर दिया। उन्हीं में से हमारे खास यहाँ पर अब्दुल माजिद पटेल साहब भी तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो वक्त का पाबंदी का ख्याल करते हुए जरूर इजहार ख्याल फरमाएं। जनाब अब्दुल माजिद पटेल साहब। आमिर खड़े रहो, आ जाओ जाओ खड़े। ये थोड़ा नीचे करो और इसको दिखने तो फुल है अंदर दरमियान में एडवोकेट जीडी शेख की तशरीफ रखते हैं। मैं अयूब पठान साहब हमारे डिप्टी सीओ साहब के इस्तकबाल। फारूक अहमद साहब ने आप तमाम के सामने 1 साला कारगर आज़ादी के 79 साल होने पर आज जो 15 अगस्त का प्रोग्राम वक्फ बोर्ड में मुनक़्क़द किया गया, जिसमें रियासत के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब समीर काजी साहब खुद मौजूद थे। उनके साथ साथ
रुकन वक्फ बोर्ड जनाब इफ्तिखार हाशमी साहब, रुकन वक्फ बोर्ड एडवोकेट पठान साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ शख्सियत औरंगाबाद के वक्फ बोर्ड के दफ्तर में मौजूद रहे। आज के इस मौके पर मैं वक्फ बोर्ड के जानिब से तमाम लोगों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। यौम आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त के मौके पर यौम आज़ादी के मौके पर मैं सभी शहरियान को महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल और हमारे चेयरमैन और स्टाफ की जानिब से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। काफ़ी है।